गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और बच्चों इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स का स्टडी कंप्लीट कर चुके थे। कंज्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। तो अपन बच्चों पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। और मैक्रो कंज्यूमर्स में भी बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनका स्टडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों व्हाट इज टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म which kill and eat other organism but not killed and eaten by other ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं, बट नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको मारकर नहीं खाते हैं। ऐसों को अपन कहेंगे बच्चों टॉप कंज्यूमर्स। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, मैन, लॉइन, पिकॉक, हॉक, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। मैन, लॉइन, पिकॉक, क्रो, कॉकरोच, ये सब बच्चों ओमनीवोर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। मैन, लॉइन, पिकॉक, क्रो, कॉकरोच एटसेट्रा, ये सब ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बच्चों कहानी कंप्लीट होती है मैक्रो कंज्यूमर तक की, ठीक है। अब अपने को स्टडी करने हैं माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकॉम्पोजर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकॉम्पोजर्स। अब देखो बच्चों, डीकॉम्पोजर्स किनको कहेंगे? दीज ऑर्गेनिज्म participate in decomposition of dead plants and animals। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? माइक्रो कंज्यूमर या डीकम्पोजर्स। क्लियर? साथ साथ इनको बच्चों ट्रांसफॉर्मर्स या रिड्यूसर्स।
ट्रांसफॉर्मर या रिड्यूसर भी बच्चों इनको कहा जाता है। तो डीकम्पोजिशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बच्चों माइक्रो कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर्स होते हैं। अब नेचर में जनरली अपन देखें तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ध्यान देंगे बच्चों, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मोस्ट decomposers of various ecosystems। वेरियस टाइप के इकोसिस्टम्स के जो मोस्ट डिकम्पोजर होते हैं वो मोस्ट डिकम्पोजर कौन होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं ये डिकम्पोजर्स? break down the complex organic material। Decomposers break down the complex organic material into simple compounds। सिंपल कंपाउंड्स में क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन कर देते हैं। और सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर कर मिनरल्स रिलीज इनटू सोइल। सोइल में बच्चों मिनरल क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। इसीलिए जो सोइल है, सोइल को क्या मानते हैं अपन? बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो बच्चों किसको माना जाता है? सोइल को। और सोइल में इन मिनरल्स को रिटर्न करने का काम, सोइल में इन मिनरल्स को रिटर्न करने का जो काम है वो काम किसने किया है? डीकम्पोजर्स ने किया है। तो बच्चों ये डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये बच्चों हेल्पफुल इन मिनरल साइक्लिंग। किसमें हेल्पफुल होते हैं बच्चों? मिनरल्स की साइक्लिंग में हेल्पफुल होते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर पर चलता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ डीकम्पोजर्स। तो ध्यान देंगे, डीकम्पोजर्स रिलीज एंजाइम्स। डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं। किस पर? ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम। और उसकी वजह से इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का ऐसे मान लो बच्चों क्या होता है? डाइजेशन होता है। आफ्टर डाइजेशन ये फिर सिंपलर मटेरियल को क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब करते हैं। ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सिंपलर मटेरियल को क्या करेंगे? फिर बाद में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है? तो इनका जो न्यूट्रिशन का मेथड होगा इनको कहेंगे बच्चों ओस्मोट्रॉप्स। ओस्मोट्रॉप्स या एब्जॉर्प्टिव। क्लियर? ऑस्मोसिस के थ्रू ऐसे मान लो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी किनकी? डिकम्पोजर्स की, जो डेड प्लांट और एनिमल्स की बॉडी का डिकम्पोजिशन करते हैं, मिनरल्स की साइकिलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मिनरल्स को रिलीज करके सॉइल में पहुंचाते हैं। मेन डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। क्लियर? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके और सिंपल
कंपाउंड्स को, ऐसे मान लो बच्चों ये ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी की सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको इसलिए इनको ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो कर रहे हैं इसलिए इनको सेप्रोफिटिक भी अपन मान सकते। तो डीकंपोजर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, रिड्यूसर, स्कैवेंजर, ये सब बच्चों इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। देखो बच्चों, जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स, वो अदर ऑर्गेनिज्म को कैच करते हैं, देन किल, देन ईट। ठीक है, तो ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स, ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स, बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर्स। दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स, ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स, ये बात सही है। बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर, बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर, ये बात भी सही है। क्योंकि बच्चों ये प्रीडेटर जो होते हैं, ये प्रीडेटर क्या करेंगे, सबसे पहले अदर ऑर्गेनिज्म को कैच करेंगे, देन किल, देन ईट। जो प्रीडेटर होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैच करेगा, देन किल, देन ईट। बट बच्चों ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर। यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल है बच्चों वल्चर। वल्चर जो है ये स्कैवेंजर की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, स्कैवेंजर। मतलब ये किनको खा रहे हैं, डेड एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, ये ईट कर रहे हैं। कैच करके, किल करके फिर ईट नहीं करते हैं, जो मरा हुआ है, जो डेड है, उसी को खा रहे हैं। मतलब है तो कार्निवोर लेकिन प्रीडेटर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल प्रीडेटर्स आर कार्निवोर्स बट ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रीडेटर। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो वल्चर से। वल्चर जो कि एक कार्निवोर है लेकिन उसको स्कैवेंजर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ना कि प्रीडेटर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों जो बायोटिक कंपोनेंट थे इकोसिस्टम के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, एनिमल, माइक्रोब्स, वहां तक की कहानी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखो बच्चों, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। 4 फंक्शन अपनी बुक में मेंशन किए गए, 4 फंक्शंस। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, क्लियर। सेकंड डीकॉम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये 4 बच्चों फंक्शन बताए गए हैं किसके, इकोसिस्टम के। व्हेन ऑल कंपोनेंट्स, देखो बच्चों, इन फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर डेस्क्राइब्ड। ये एस्पेक्ट बताए जा सकते हैं। व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एक्ट एज ए यूनिट, ठीक है भाई। जब
एज ए यूनिट काम करेंगे, तो जब ये फंक्शन जब अपन बताते हैं तब पता चलता है कि सब मिलकर एज ए यूनिट काम करते। तो एक एक फंक्शन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं बच्चों प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्लियर? देखो प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास नॉन एज प्रोडक्टिविटी। अब ध्यान देंगे बच्चों, बायोमास का प्रोडक्शन है, बायोमास के प्रोडक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है या मान लो नहीं है, वो प्लांट के लेवल पे हो रहा है, एनिमल के लेवल पे हो रहा है, यहां पर अभी कुछ भी टाइप नहीं बताया जा रहा। सिंपली आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, तो बच्चों आपको आंसर यही देना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास के प्रोडक्शन की जो रेट होती है वो क्या कहलाएगी बच्चों? प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अब प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं किस किस यूनिट की फॉर्म में? वेट की फॉर्म में या फिर एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं और वेट की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म में प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी और ये वेट की फॉर्म में प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। अब बच्चों कितना वेट, कितने एरिया में, कितने टाइम में, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी, कितने एरिया में या स्पेस में, कितने टाइम में। तो बच्चों ये जो डाटा निकल कर आता है वेट के फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में, इससे बच्चों क्या किया जा सकता है? कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस इकोसिस्टम। ठीक है भाई, कोई यूनिट होगी वेट की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में, प्रोडक्टिविटी निकलकर सामने आएगी, तब ही तो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सकता है? कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर सिंपली प्रोडक्टिविटी की अपन बात करते हैं ऑन द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के लेवल पर या प्लांट्स के लेवल पर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसको कहेंगे बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एट लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, तो वो तो क्या हो जाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और अगर बात करें ऑन द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, ऑन द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो इसको कह दिया जाता है बच्चों सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट के लेवल पर प्रोडक्टिविटी प्राइमरी, एनिमल के लेवल पर या कंज्यूमर के लेवल पर प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड ऑन सनलाइट। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये डायरेक्टली बच्चों सनलाइट पर डिपेंड होती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अपनी अर्थ पर ऑलमोस्ट टाइप के इकोसिस्टम में जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स बच्चों क्या है? सनलाइट। ठीक है, और उस सोलर एनर्जी के रेगुलर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान देंगे बच्चों, रेगुलर इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी
रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड सस्टेन। इकोसिस्टम फंक्शनल बना रहे, सस्टेन स्थायी बना रहे, इसके लिए बच्चों सोलर एनर्जी के रेगुलर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड करती है सनलाइट पर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स का काम किससे चलेगा? प्लांट से, तो वो भी बच्चों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंड होती है। तो ये आपको बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखना है। अब बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टू टाइप की, जीपीपी एंड एनपीपी। ठीक है, जीपीपी, जी फॉर ग्रॉस, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, एन फॉर नेट, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इन सब चीजों को बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स, इन सबको बच्चों मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। यहां पर ध्यान देना है, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की जा रही है, रेट की बात नहीं की जा रही है, केवल अमाउंट की बात की जा रही है। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक पर यूनिट एरिया के प्लांट एक टाइम में कितना बायोमास का अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, बस उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राइमरी प्रोडक्शन। और प्राइमरी प्रोडक्शन को भी वेट और एनर्जी की फॉर्म में, या यूनिट की अगर बात करें तो वेट और एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बस यहां पर टाइम की बात नहीं करें, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो साथ में टाइम, ईयर, वीक, मंथ जो भी है उसकी बात और करेंगे। यहां पर केवल वेट और एरिया, एनर्जी किलो कैलोरी और एरिया, ये तो बात होगी प्राइमरी प्रोडक्शन की। अब देखो बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? बायोमास के प्रोडक्शन की रेट है थ्रू प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप, जीपीपी एंड एनपीपी। अब देखो जीपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम कैसे डिफाइन कर रहे हैं जीपीपी को? जीपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वही चीज है लगभग भाई। जीपीपी क्या है? इकोसिस्टम की रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट होती है वही बच्चों इकोसिस्टम की क्या मानी जाएगी? जीपीपी। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। ऐसे मान लो जीपीपी के थ्रू प्लांट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसका एक कंसिडरेबल अमाउंट वो प्लांट्स यूज ले लेते हैं। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब जीपीपी में से रेस्पिरेशन के लॉस के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसी को अपन कहेंगे बच्चों एनपीपी। तो देखो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द
एनपीपी। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। और बच्चों ये जो एनपीपी ही है, ये एनपीपी ही अवेलेबल बायोमास है फॉर कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ध्यान दो, प्लांट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स के यूटिलाइजेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन लॉस एंड अदर लॉसेस जो रिमेनिंग मैटर होता है वही अवेलेबल बायोमास होता है फॉर कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर्स के कंजप्शन के लिए अवेलेबल बायोमास की बात करेंगे तो वो तो माना जाएगा बच्चों एनपीपी। प्लांट्स या प्रोड्यूसर के लेवल पर टोटल प्रोड्यूस होने वाले बायोमास की बात करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, जीपीपी। क्लियर? ये तो बात हो गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्शन की। अब अपन देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डेफिनेशन है छोटी सी, वो देख लो। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। भाई प्रोडक्टिविटी है तो नए ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट ही है बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के थ्रू। अब मतलब ये कंज्यूमर्स किन पे डिपेंड है, प्लांट्स पर। इसका मतलब जो एनिमल होते हैं, पीछे मैंने आपको बताया भी था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं, उन हर्बीवोर्स को बच्चों सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्लांट से ऑर्गेनिक मटेरियल अपटेक करके और एनिमल भी अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट है, बस किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों कंप्लीट होती है प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन। ठीक है, जीपीपी एनपीपी की डेफिनेशन, प्लांट के लेवल पर टोटल बायोमास प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, रेस्पिरेशन लॉस के बाद बचा वो कितना है, हेटेरोट्रॉप्स के कंजप्शन के लिए अवेलेबल बायोमास कौन सा होता है, ये सब चीजें बच्चों अपनों को क्लियरली आनी चाहिए। अब देखो, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई बातों पर डिपेंड करती है, तो ध्यान देंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली प्लांट स्पीशीज कैसी है उन पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, सेकेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बच्चों लाइट है, वाटर है, सोइल है, सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। और फोर्थ, फोटो सिंथेसिस कैपेसिटी, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, अब ऑप्शन में से ऐसा भी हो सकता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन, है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कैसी है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सब के ऊपर बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब ये सब चीजें अलग अलग इकोसिस्टम में एक जैसी नहीं हो सकती। सोच के देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये कंडीशंस अलग होगी, टेरिस्टीरियल में अलग होगी। ठीक है, टेरिस्टीरियल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से समझना बच्चों,
एक एस्टिमेट बताया गया है, एनुअल एनपीपी एज ए एनुअल एनपीपी ऑफ कंप्लीट बायोस्फीयर, एनुअल एनपीपी ऑफ कंप्लीट बायोस्फीयर एज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट की फॉर्म में जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कंप्लीट बायोस्फीयर की, वो बताई गई है बच्चों 170 बिलियन टन्स। क्लियर? टोटल ग्लोबल एनुअली ये इतनी बताई गई है। अब बच्चों अगर अपन बात करते हैं अपनी जैसी अर्थ की, ठीक है, तो ध्यान देंगे 70% पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशियंस। किससे कवर्ड है बच्चों? ओशियन से, ठीक है। रिमेनिंग 30% पार्ट, ये कैसा है बच्चों? टेरेस्ट्रियल। अब देखो ये जो 70% पार्ट है अर्थ का जो ओशियन से कवर्ड है, ये कैसा इकोसिस्टम हो गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम। और अगर इस 70% पार्ट की एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी देखें एनुअली इसमें से, तो वो अप्रोक्स है बच्चों 55 बिलियन टन्स। 55 बिलियन टन। अब बच्चों रिमेनिंग कितना बच गया? 115 बिलियन टन्स। अब देखो सीधा सा ही आंसर समझ में आ रहा है। 70% पोर्शन है अर्थ का और एनपीपी कितनी? 55 बिलियन टन। ओनली 30% पोर्शन है और एनपीपी कितनी? 115 बिलियन टन। इसका मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो एनपीपी क्या है? कम है। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इनकी बच्चों प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर? भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अब ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ये सब इस पे डिपेंड करेगा। भाई दोनों पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें, प्लांट स्पीशीज कैसी है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, अवेलेबिलिटी कैसी है न्यूट्रिएंट्स की, और फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कैसी है, इन सब पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। अगर अपन बात करें मेन रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस, जो मेन रीजन है ओशियंस की लो प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, उसमें अपन ये मान सकते हैं बच्चों लाइट जो है वो लाइट क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। या प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस लिमिटेड बाय लाइट। लाइट क्या है बच्चों? लिमिटेड। अगर कंपेयर करें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपेयर में एक्वेटिक इकोसिस्टम में लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। एक रीजन तो ये हो जाएगा।
इसके साथ साथ बच्चों ओशियंस की जो लो प्रोडक्टिविटी होती है, ये लो प्रोडक्टिविटी बायोजेनेटिक मटीरियल्स या ऐसे मान लो मिनरल्स, मान लो न्यूट्रिएंट्स, बायोजेनेटिक मटीरियल्स है, इन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपेयर में जो बायोजेनेटिक मटेरियल होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो बच्चों कम अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, और बायोजेनेटिक मटेरियल में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर की जैसे अपन बात करेंगे, या लाइट के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है बच्चों नाइट्रोजन। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। तो बायोजेनेटिक मटेरियल में तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मेन लिमिटिंग फैक्टर है या मेन रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का। अदरवाइज बच्चों इस लो प्रोडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? लाइट, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपेयर में कम अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में जो फर्स्ट पॉइंट था वो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है प्रोडक्टिविटी। अब अनदर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस करते हैं अपन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो बच्चों, सेकंड डीकॉम्पोजिशन। अब सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या है डीकम्पोजिशन? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल मटीरियल लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा by decomposers known as decomposition। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड into simpler elements, simpler material like CO2, water, nutrients, etc. by decomposers known as decomposition। अब बच्चों डिकम्पोजिशन किया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। अब वो ऑर्गेनिक मैटर क्या है जिसका डिकम्पोजिशन किया जाना है? जिसका डिकम्पोजिशन किया जाना है वो ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों डेट्राइटस। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं डेड प्लांट रिमेन्स लाइक बार्क, लीफ, फ्लावर, ट्विग एटसेट्रा प्लस डेड मटीरियल ऑफ एनिमल्स एंड फिशल मटीरियल। ठीक है, प्लांट का डेड प्लांट रिमेन्स लाइक बार्क, लीफ, फ्लावर, ट्विग एटसेट्रा। ठीक है, एनिमल्स का डेड मटेरियल और साथ में एक्सक्रीटरी फीसल मटेरियल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? डेट्राइटस बनाते हैं।
और ये जो डेट्राइटस होता है, डेट्राइटस ही रॉ मटेरियल है फॉर द डीकंपोजिशन। क्लियर? डेट्राइटस ही बच्चों डीकंपोजिशन के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। तो ये तो डीकंपोजिशन की डेफिनेशन हो गई, और डीकंपोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? डेट्राइटस। अब बच्चों सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो वो आपके अब से पहले ही समझ में आ गया होगा। भाई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर जो क्लोज है, बंद है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो उनकी डेड बॉडी से बाहर रिलीज हों, और रिलीज होकर कहां पहुंचे? सोइल में पहुंचे। तभी तो बच्चों मिनरल्स का रिच सोर्स क्या है? सोइल। अब वो सोइल तक पहुंचेंगे तभी तो वापस प्रोड्यूसर्स को मिलेंगे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। अब कंज्यूमर्स की भी डेथ होगी, प्लांट की भी डेथ होगी। अब वो डेड प्लांट और कंज्यूमर्स, डेड प्रोड्यूसर और डेड कंज्यूमर्स की बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको बच्चों वापस सोइल में पहुंचाना, ये काम करेंगे डीकंपोजर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। ठीक है? अब जो डीकंपोजिशन का प्रोसेस होता है, फॉलोइंग स्टेप्स आर प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, या प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, लीचिंग। थर्ड, कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म का प्रोसेस होता है, ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा बच्चों। वन इज ह्यूमिफिकेशन एंड अनोदर इज मिनरलाइजेशन। क्लियर? तो ये डीकंपोजिशन के प्रोसेस के बच्चों स्टेप्स हो गए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब ये बच्चों कोई सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखना। दीज स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन आर रन पैरेलल टू ईच अदर। ये बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन चलेगा, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लीचिंग स्टार्ट होगी, लीचिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कैटाबोलिज्म स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। दीज स्टेप्स आर रन टुगेदर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल साथ साथ ये चलते रहते। तो बिल्कुल भी अपने को इनको वैसे सीक्वेंस नहीं मान लेना है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे स्टेप एक दूसरे के पैरेलल डेट्राइटस पर चलते रहते हैं। अब बच्चों इन सब स्टेप्स को और डीकंपोजिशन से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।